नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर चुके हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6th की सेक्शन को। साथियों, जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट 1। अब इस किताब के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सभी से संबंधित क्लास 6th से लेकर 12th तक पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी एक सीरीज के रूप में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अभी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हमें नाम देखने को मिलता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और इस प्रकार से इस पूरी किताब के अंदर हमें टोटल 12 चैप्टर हमें नजर आते हैं, जिसका इंडेक्स आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमें इस प्रकार देखने को मिलता है कि रशीदा नाम की एक लड़की होती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसने एक शब्द देखा 100 years ago। तो उसके मन में यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सैकड़ों साल पहले हुई जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करें पिछले कल की, तो हमें नजर आता है कि आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम में से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। लेकिन ऐसे समय का क्या, जब हम बहुत ही ज्यादा पहले के समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस समय के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं व्हाट, हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उन रिकॉर्ड्स के माध्यम से क्या है, हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। जो रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड के माध्यम से या और जो दूसरे मेथड हैं आगे हम देखेंगे, उनके माध्यम से क्या क्या चीजें पता चलती हैं पास्ट के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं कि किस प्रकार के वो कपड़े पहना करते थे, किस प्रकार के वह घरों में रहा करते थे, किस प्रकार के वह एक प्रकार से जीव जंतुओं का शिकार किया करते थे, उनका पशुपालन यानी हर्डिंग किया करते थे, किस प्रकार खेती किया करते थे, रूलर्स किस प्रकार के हुआ करते थे, मर्चेंट्स, प्रीट्स और क्राफ्ट जो पर्सन है, आर्टिजन है, कारीगर है, म्यूजिशियन है और साइंटिस्ट हैं, यह सभी किस प्रकार से रहा करते थे, इन सभी के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम पता लगा सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे हैं वह किस प्रकार के खेल खेला करते थे, किस प्रकार की कहानियों को सुना करते थे और किस प्रकार के नाटकों को देखा करते थे, किस प्रकार के प्लेज को देखते थे, किस प्रकार के गानों को वह सुना करते थे और गाया करते थे। यह सारी बातें क्या है, हमें जो रिसोर्सेज हैं उन सभी के माध्यम से पता चल सकता है। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी कि वेयर डिड पीपल लिव। जो लोग हैं वो आखिरकार रहते कहाँ थे। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। आप इस मैप में देखोगे कि यह सारे के सारे जो नदियां हैं उन नदियों को इसके अंदर लोकेट किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर नाम को याद रख सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऊपर इस पूरे के पूरे इलाके की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 नदियां देखने को मिलेगी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसको आप लाइन वाइज याद रख लीजिएगा। सबसे ऊपर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और ये सभी के सभी जो रिवर्स है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडस रिवर क्या है, यह इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें इस एरिया में काबुल रेंज देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें सुलेमान रेंज देखने को मिलता है, यानी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमें किरथार रेंज देखने को मिलता है, किरथार की पहाड़ियाँ। भारतीय क्षेत्र में भी क्या है, पहाड़ियाँ नजर आती हैं, जैसे कि हिमालय की पहाड़ियाँ, फिर इसी के साथ गारो हिल यानी गारो की पहाड़ियाँ,
ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप दक्कन के अंदर प्लेट्यू देखोगे, पठार देखोगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं। अगर हम और नदियों की बात करें तो ये आपको यहाँ पर यूपी के अंदर और बिहार के अंदर गंगा नदी देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ से इस प्रकार से ये गंगा नदी हमें देखने को मिलती है। हिमालय से ओरिजिनेट होते हुए यानी उस शुरू होते हुए ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इसकी और अन्य नदियां देखने को मिलेगी, यमुना, चेनाब। फिर गंगा की एक सहायक नदी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सोन रिवर। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर तिब्बत रीजन से क्या होता है, एक नदी बहती है जो कि चाइना में जाती है, फिर चाइना से फिर इंडिया में आती है असम के रास्ते से, और असम के रास्ते में फिर इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र दोबारा इस प्रकार से यहाँ पर आती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर महानदी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सतपुरा और ताप्ती देखने को मिलेगी, विंध्या, नर्मदा। फिर उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, तुंगभद्रा, पन्नार, कावेरी रिवर। ये सभी के सभी नदियां हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सभी नदियों के आसपास क्या है, जो मानव है वो सबसे पहले रहना शुरू किया होगा। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट, और दूसरी तरफ आता है ईस्टर्न घाट। ये पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है। ये वेस्ट में है इसी वजह से इसको वेस्टर्न घाट, ये ईस्ट में है इस वजह से इसको ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। तो मैप में हमने जो चीजें थी उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में देख लिया कि कौन सी चीजें कहाँ पर थी, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान जो इलाका है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां पे थार डेजर्ट यानी रेगिस्तान का इलाका भी हमें यहाँ पर नजर आता है। अब हम क्या करते हैं, डिटेल में बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। फाइंड रिवर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर को हमने देख ही लिया पहले ही मैप में। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, ठीक है। बहुत सारे सालों तक यानी हजारों सालों तक क्या है, जो लोग हैं यह इसी नर्मदा रिवर के आसपास रहा किए होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर, और जो यहाँ पर सबसे पहले लोग रहा करते थे नर्मदा रिवर के पास में, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड गैदरर थे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वह खाना जुटाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर अबाउट और इसी के साथ उनको वहाँ के जो वास्ट जो प्लांट वेल्थ है, ठीक है, वहाँ की वनस्पतियां, उन सभी के बारे में, चाहे वह आसपास के जंगल हो, चाहे वहाँ पर क्या है रूट्स हो, चाहे फ्रूट हो और फॉरेस्ट हो, इन सभी स्थानों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन सभी के बारे में इनको अच्छी जानकारी हुआ करती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जानवरों का शिकार करके भी अपना जो जीवन यापन है वह किया करते थे, ठीक है। और ये सारी की सारी अभी हमने बातें कहाँ की नर्मदा रिवर की, ठीक है। और नर्मदा रिवर आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस स्थान पर आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है, दक्कन पठार के ऊपर, ठीक है। ये रहा दक्कन पठार और इसके ऊपर नर्मदा रिवर, उसी के आसपास की यहाँ पर हमने अभी बात की। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं सुलेमान और किरथार हिल की, जो कि आपको पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इस स्थान पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो वुमेन एंड मैन है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, खेती है वह करना स्टार्ट किया, ठीक है, पेड़ पौधों को उगाना और खेती करना। और इसी बीच में उन्होंने सबसे पहले, ये आपको ध्यान में रखना है कि मानव ने सबसे पहले इस सुलेमान और किरथार रेंज के अंदर क्या उगाना शुरू किया, वीट उगाना शुरू किया। वीट यानी गेहूं और बार्ले यानी बाजरा, ठीक है। गेहूं और बाजरा यानी वीट और बार्ले का उत्पादन सबसे पहले 8000 साल पहले इसी स्थान पर शुरू हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुलेमान किरथार रेंज, ठीक है, 8000 साल पहले वीट और बार्ले का जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले यहाँ पर हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, लोगों ने इसी टाइम पर ही जो जानवरों का पालन है, ठीक है,
जानवरों का पालन जैसे कि शीप, गोट और कैटल, ठीक है, इन सभी को भी पालना शुरू किया। और ये आमतौर पर विलेज के अंदर रहा करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने कोई भी शहर का निर्माण नहीं किया है, अभी बस ये गांवों के अंदर रह रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर गारो हिल, नॉर्थ ईस्टर्न विंध्या एंड सेंट्रल इंडिया, ये आपको मैप में करने को बोला गया है। देयर वर सम ऑफ अदर एरिया वेयर, इसी के साथ साथ हमें अगर मैप में देखेंगे तो बहुत से अन्य स्थान हमें देखने को मिलते हैं जहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये जो विंध्याचल रेंज है, ठीक है, उसके नॉर्थ में सबसे पहले हमें राइस का कल्टीवेशन होना शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर दो बातें कर दी हैं आपके सामने। काबुल और सुलेमान रेंज के अंदर वीट और बार्ले का उत्पादन सबसे पहले हुआ, और दूसरा ये जो विंध्याचल रेंज है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा रीजन, इस रीजन के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। किसका कल्टीवेशन? राइस का कल्टीवेशन, यानी चावल का कल्टीवेशन सबसे पहले चालू किया गया। ये हो गया अपना दूसरा प्रमुख रूप से फैक्ट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमने देख ही लिया कि ऊपर पाकिस्तान के क्षेत्र में एक इंडस रिवर था और उसकी अन्य सहायक नदियां थी, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आज से लगभग 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज वाज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर, यानी आज से लगभग 7400 साल पहले सबसे पहले शहरों का जो विकास है वो इसी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो ये आ गया अपना तीसरा प्रमुख फैक्ट। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिकली विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, और इसी के साथ साथ वो वाला पहले का 8000 साल पहले क्या था, यहाँ पर किस चीज का डेवलप हुआ? विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ, और वीट, बार्ले और राइस का कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ये दो फैक्ट थे। अब हम यहाँ अगला फेज में देख रहे हैं, यानी 4000 साल बाद या फिर 5000 साल बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला। लगभग आज से अगर हम बात करें 4700 साल पहले सिटीज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला कि 2500 साल पहले सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग द सी कोस्ट। बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा काबुल किरथार रेंज है, यहाँ पर जो सिटीज का डेवलपमेंट है वो 4700 साल पहले यहाँ पर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। वहीं पर ये जो पूरा का पूरा गंगा का इलाका है, यूपी और बिहार का इलाका है, यहाँ पे सिटीज का डेवलपमेंट कब होना शुरू हुआ? लगभग 2500 साल पहले। तो ये क्या है, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। और सोन रिवर को हमने यहाँ पर देख ही लिया था कि ये रहा पूरा गंगा रिवर, और इस गंगा रिवर के साथ साथ ये इसकी एक सहायक नदी थी नीचे की साइड, जो कि है सोन रिवर। तो यहाँ पर आगे क्या बात कर रहा है इसके बारे में, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द ईस्ट ऑफ बिहार। बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो हमने सोन रिवर देखा उसी के पास में ही गंगा रिवर के पास में ही जो साउथ का इलाका है, ठीक है, गंगा रिवर के साउथ में जो पूरा इलाका है वहां पर जो सिटी थी उसको हम मगधा के नाम से जानते थे, और आज के समय में ये जो बिहार का रीजन है उसके अंदर पड़ा करता था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो शासक थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, एंड सेट ऑफ अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो, किंगडम, ठीक है, उसके बारे में चलिए एक छोटी सी बात बता देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ ही वह क्या है, जंगलों में पहले रहा करता था। फॉरेस्ट में रहने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारे ग्रुप बनाए, ठीक है, बहुत सारे क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, और इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, क्लैन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द मैंने यूज किया, क्लैन।
अब ये जो क्लैन है, जब ऐसे ही बहुत सारे जो क्लैन है वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक लार्ज किंगडम का यहाँ पर हमें फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो क्लैन है वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इस प्रकार के क्लैन आपस में मिल जाते हैं। और जब ये क्लैन आपस में मिल गए तो इसको हमने क्या बोला, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, एक बड़ा एरिया बन गया जिसको हम कहते हैं किंगडम। और इस किंगडम के ऊपर यानी इस राज्य के ऊपर एक शासक का यानी एक रूलर का शासन होगा। अब किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और इस प्रकार के जो किंगडम है वो हमें अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मगध किंगडम के अलावा और अन्य जो 15 महाजनपद है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब महाजनपद क्या है वो आगे इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि हमें कुल इस प्रकार से 16 किंगडम देखने को मिलते हैं, ठीक है। मगध को अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पर 16 किंगडम देखने को मिलता है और इसी को ही हम मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि जो मगध के अंदर रहने वाला जो लोग है यानी ये जो बिहार का रीजन है, ठीक है, यहाँ पर रहने वाला लोग है सिर्फ यहीं पर रहा करता था। वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आया जाया भी करते थे। जैसे आज के समय में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, ठीक है। अब ये क्या है, बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट को भी पार किया करते थे, चाहे वो हिल हो, माउंटेन हो, हिमालयन एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, रिवर्स हो, सी हो यानी समुंदर हो। और सभी इलाकों को क्या है वो पार करके जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल और जो डेंजरस जर्नी होती है उनको पार करके वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाया भी करते थे। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जब लोग इतने बड़े बड़े किंगडम बन गए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए, तो ये जाते क्यों थे। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाई डिड द एंशियंट पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतना ज़्यादा डेंजरस इलाके को भी क्यों पार किया करते थे या ट्रेवल किया करते थे। तो सबसे पहले वुमेन एंड मेन जो है वो अपने लाइवलीहुड के सर्च में क्या है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, पहला रीजन। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनसे बचने के लिए वो दूसरे स्थानों पर जाया करते थे, या फिर जो ड्रॉट है यानी सूखा है उससे बचने के लिए। इसी के साथ साथ तीसरा हमें कारण देखने को मिलता है, कई बार जो आर्मी है उनसे बचने के लिए या फिर आर्मी के रूप में वो दूसरे स्थानों पर कॉन्क्यूर करने के लिए, दूसरे स्थानों को जीतने के लिए वह जाया करते थे। इसी के साथ साथ चौथा पॉइंट हमें यहाँ पर नजर आता है कि कई बार जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो अपने कारवां के साथ यानी अपने समूह के साथ या फिर अपने बड़े बड़े शिप और जहाज के साथ और बड़े बड़े जो वैल्यूएबल यानी कीमती वस्तुएं हैं उनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? नॉर्मल सी बात है, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पांचवा पॉइंट कि कई बार जो लोग हैं वह अपना जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए भी टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज जाया करते थे। इसी के साथ साथ हम फाइनली कह सकते हैं कि सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर छठे पॉइंट में कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वह एडवेंचर के लिए भी यानी दूसरे स्थानों को देखने के लिए, ठीक है, वह दूसरे स्थानों की खोज करने के लिए भी क्या है वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और जब भी यह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम
जाते हुए देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये लोग अपने साथ अपने आइडियाज, अपने जो प्रैक्टिसेस है वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ और डेज। नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता होगा कि आज के समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, यही सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैप 1 को दोबारा देखिए, ऊपर जो हमने देखा था हिल, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो माउंटेन है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ये सभी क्या है, एक प्रकार से बाउंड्री का निर्माण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर दोज हु वांटेड कुड, एंड इसके बावजूद भी कि ये जो पूरी की पूरी फ्रंटियर है, एरिया है, उसको क्रॉस करना, पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसके बावजूद भी जो लोग चाहते थे उन्होंने किया। ठीक है, जो लोग पार करना चाहते थे उन्होंने उसको पार किया। एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, और उन्होंने माउंटेन और जो सी है उनको पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। और इसी के साथ साथ जो पीपल है वो अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट में जो रहते थे वो सभी आए और भारत के अंदर या इसी कॉन्टिनेंट के अंदर रह गए। These movement of people enrich our culture। अब इन्हीं लोगों के रिहायशी की वजह से, यानी जो लोग यहाँ पर आए उनकी वजह से जो हमारी कल्चर है वो भी एनरिच हुई। ठीक है, और पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग। जो लोग बाहर से आए उन्होंने हमें कार्विंग करना सिखाया, यानी नए तरीके से जो चीज़ें हैं उनके ऊपर नक्काशियाँ करना सिखाया। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लोगों ने नए तरीके का म्यूज़िक हमें सिखाया, फिर इसी के साथ नए तरीके से खाना बनाना सिखाया। और ये पूरी की पूरी जो घटना हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने, एक ही साल में हो गया, बल्कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो हजारों साल का प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव क्यों किया करते थे, कैसे किया करते थे और उसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि कल्चरल इनरिच हुआ और बाकी चीज़ें, ये क्या है, इफेक्ट में है कि इसकी वजह से सेटल्ड हुए और उन्होंने हमारे कल्चर को प्रभावित किया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नेम ऑफ द लैंड। अब बात करते हैं, ये जो हमने मैप देखा था ना, इंडिया का मैप, ये वाला, इस पूरे के पूरे इस रीजन को बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मैप है। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर इसी के साथ साथ बांग्लादेश, ये सारा का सारा रीजन इसके अंदर शामिल होता हुआ नजर हमें आता है। तो ये पूरा का पूरा रीजन है, इसका नाम कैसे पड़ा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका नाम कैसे पड़ा। देखो, अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड देखने को मिलता है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो इंडिया के लिए दो शब्द यूज किया जाता है, इंडिया भी बोला जाता है और भारत भी बोला जाता है। इंडिया बेसिकली इंग्लिश में और भारत बेसिकली हिंदी में। जो इंडिया शब्द है वह बेसिकली क्या है, इंडस शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, इंडिया शब्द जो है वह इंडस शब्द से निकला हुआ है। बेसिकली जो इंडस रिवर है उसको हम संस्कृत में सिंधु रिवर कहते हैं। अब यहाँ पर आप बात समझिए कि यहाँ पर क्या है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर हमने ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक रिवर बहती है जिसका नाम क्या है, इंडस रिवर। अब इस इंडस रिवर के पास में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को इंडस इंडस बोला जाने लग गया, और इंडस से ही ये अपभ्रंश होके बाद में क्या हो गया, इंडस बन गया। ठीक है, अब इंडस आगे चल के अगर हम अभी के संदर्भ में देखें तो इसी को संस्कृत में सिंधु रिवर बोला जाता है। अगर आप देखोगे ईरान को, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रीस उस समय का हुआ करता था,
ये है बेसिकली इंडिया। इंडिया के बाद जाओगे आप पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस प्रकार से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में ईरान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो ईरान के लोग हैं जब भारत के अंदर आए तो भारत के लोगों को उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, जिनको पहले ग्रीक बोला जाता था आज हम ईरानियंस कहते हैं। ठीक है, उन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले यह इंडस रिवर या इंडस के आसपास जो लोग रहते थे उससे फैमिलियर थे, उनको जानते थे और उनके लिए शब्द यूज किया करते थे इंडोस, जो कि बाद में ये हो गया इंडस। ठीक है, और इसी के आधार पर क्या है हमारा नाम इंडिया पड़ गया। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद क्या है संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है, जो कि आज से लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था। इस ऋग्वेद के अंदर ही भारत शब्द का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब ये भारत क्या है, भारत बेसिकली क्या है, एक दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम है शकुंतला और दूसरे कैरेक्टर का नाम है दुष्यंत। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। अब शकुंतला और दुष्यंत का जो बेटा हुआ उस बेटे का नाम क्या था, भरत था। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, भरत था। और भारत ने क्या किया कि इस पूरे के पूरे रीजन पर, ठीक है, भारत ने क्या किया इस पूरे के पूरे रीजन के ऊपर अपना एकाधिकार जमा लिया और इसी वजह से इस एरिया में रहने वाले लोगों को बाद के समय में भारत के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो कि क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आता है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि भारत का नाम ये था, लोग यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और इसी के साथ बाकी कुछ और पूरा ज्योग्राफिकल फीचर हमारे पास जो है, ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सोर्सेस की। तो सोर्सेज में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, और दूसरा होता है क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पर सोर्सेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ध्यान रखिएगा, लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर बेसिकली क्या है, पुराने जमाने का कोई कॉइन मिल गया, पुराने जमाने का कोई एपिग्राफ मिल गया। ठीक है, एपिग्राफ आप अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, पुराने जमाने का कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि एपिग्राफ और मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है। और लिटरेरी सोर्सेज के अंदर तो आप सभी जानते हो कि ऐसी जो चीजें जो कागजों पर या ताड़पत्रों के ऊपर ठीक है वह लिखी गई हों। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेसिकली इसके अंदर हम देख सकते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो हमारे चारों वेद हैं वो इसी पे लिखे गए हैं। खैर, हम यहाँ पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स एंड दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तरीका तो ये है कि जो बहुत पहले किताबें लिखी गई हैं उनको खोजें और उनको पढ़ें। और ये जो बहुत पहले लिखी गई किताबें हैं इन्हीं को बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। एक बात समझ में आई। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, मैन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, मेन्यू का मतलब क्या होता है, हाथ। और चूंकि ये हाथ से लिखी जाती थी इसी वजह से इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि जो हमारे पास पुराने जमाने में लिखी गई चीजें हैं उनके माध्यम से हम पता लगाएं। अब यहाँ पर इसको डिवाइड और सब डिवाइड करूंगा मैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, लिटरेरी सोर्सेज। पहला हमने क्या देखा, लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज के अंदर भी पहला पॉइंट हमने देख लिया क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है पाम लीफ के ऊपर जो लिखी गई चीजें हैं उनके माध्यम से पता चलता है। अब पाम लीफ क्या है, पाम लीफ बेसिकली क्या है,
पाम लीफ बेसिकली क्या है, एक प्रकार के स्पेशल प्रकार के पत्तों के माध्यम से बनाए जाते हैं। और ये जो पत्ते हैं बेसिकली हिमालयन रीजन के अंदर उगते हैं और इन पत्तों का नाम क्या है, बर्च है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक तो हो गया पाम लीफ और दूसरा क्या है, बर्च बाग। और ये बर्च के ऊपर लिखे जाते हैं, इस वजह से बर्च बाग के नाम से जाना जाता है। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट का ए पॉइंट है पाम लीफ और इसी का बी पॉइंट है यहाँ पर बर्च बाग। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं अ पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट was written about 1000 years ago. Palm leaf were cut into pages tied together to make form. आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि इस प्रकार से क्या होते हैं, लीफ होती है, पत्ते होते हैं। इन पत्तों को क्या है, एक डिजाइन स्क्वायर में या जैसा भी हमें बनाना हो काट लेते हैं। और काटने के बाद हम क्या करते हैं, इस बहुत सारे पत्तों को, यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में छेद है, छेद को हम क्या करते हैं, धागे से बांध करके एक किताब की शक्ल दे देते हैं। ठीक है, टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पर आप इमेज में यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। अब नॉर्मल सी बात है, ये पत्तों से बनाए गए हैं तो बहुत समय तक ये बचे नहीं रह सकते। इस वजह से क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या है, इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी खा लिया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो आज भी बचे हुए हैं। और ये बचने का कारण ये है क्योंकि इनको मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल के अंदर, ठीक है, मोनेस्ट्री जहाँ बौद्ध धर्म का मंदिर होता है और टेम्पल यानी हिंदू धर्म का मंदिर होता है, वहां पर संभाल कर रखा गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इन बेसिकली ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें लिखा जाता था। तो पहला बात, रिलीजियस बिलीफ के बारे में इन मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है। वो लोग किस प्रकार की प्रैक्टिस किया करते थे, किस प्रकार से पूजा पद्धति किया करते थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। जो राजा कौन था वो पता चलता है। मेडिसिन, साइंस और इन सभी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। और इसके साथ साथ ही जो साधारण लोग हैं उनकी चीजें, जैसे कि कोई कहानी हो गई, पोयम हो गया, फिर इसके बाद नाटक हो गया यानी प्ले हो गया, ये सारी के सारी क्या है, इन बर्च बार्क या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट और पाम लीफ के ऊपर लिखे जाते थे। और आमतौर पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लिखे जाते थे किसके ऊपर लिखे जाते थे, किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, संस्कृत के अंदर इनको लिखा जाता था। और संस्कृत के साथ साथ इस टाइम पर हमें प्राकृतिक लैंग्वेज देखने को मिलती है। और प्राकृतिक लैंग्वेज के साथ साथ दक्षिण भारत के अंदर हमें तमिल लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया। अब मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। सबसे पहले इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, तो पहला तरीका है जो हमारे ओल्ड रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम पढ़ें। इसके अंदर हमें सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलता है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक है पाम लीफ और दूसरा क्या है, बर्च बार्क के ऊपर लिखी गई चीजें। अब बर्च बार्क क्या है, हिमालयन के अंदर उगने वाला एक पौधे का पत्ता है जिसके ऊपर लिखा जाता था। इनके माध्यम से ये मोनेस्ट्री और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके यहाँ पर संरक्षित करके रखे गए हैं और इनके माध्यम से ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। और ये जो चीजें हैं ये बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राकृतिक, इसी के साथ तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में इनको लिख के रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, ये आ गया दूसरा पार्ट कि इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। ये हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, हमें इंस्क्रिप्शन के माध्यम से भी पता चलता है।
अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली क्या है, ऐसे चीज होता है जिसको हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा गया हो। इंस्क्रिप्शन ऐसे रिटन रिकॉर्ड है जिनको क्या है हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है। अब हार्ड सरफेस इस वजह से क्योंकि इनको आमतौर पर स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर या फिर जो मेटल पीसेज होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है। अब मेटल पीसेस के ऊपर जैसे सिल्वर के ऊपर, कॉपर के ऊपर, आयरन तो उस समय नहीं हुआ करता था, ठीक है, गोल्ड के ऊपर या अन्य चीज के ऊपर या ब्रिक्स के ऊपर या फिर चिकनी मिट्टी के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर लिखा जाता था। इस वजह से इनको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसको इंस्क्राइब करके यानी दबा करके, खरोच करके इसको लिखा जाता था। इसी वजह से इंस्क्राइब का मतलब ही होता है खरोचना। अब चूंकि खरोच करके लिखा जा रहा है, इस वजह से इस पूरी कैटेगरी का ही नाम पड़ गया इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आमतौर पर ये जो इंस्क्रिप्शन है वो राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था और राजा इसके अंदर अपने ऑर्डर्स लिखवाया करते थे। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ कुछ ऑर्डिनरी यानी साधारण लोगों के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं, जहां पर आदमियों और औरतों ने बेसिकली क्या है इन रिकॉर्ड को संभाल करके रखवाया, ठीक है, जिसके अंदर उनके विक्ट्रीज, ठीक है, या फिर जो उनके द्वारा लड़े गए युद्ध है उन सभी को क्या है एक रिटन रिकॉर्ड के ऊपर संभाल कर रखने का यहाँ पर बेसिकली सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि इस प्रकार का एक पत्थर होता है, उसके ऊपर खुरेद करके ये सारा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन देख रहे हो ये आज से लगभग 2250 साल पुराना है, ठीक है, जो कि आज के समय में कंधार यानी अफगानिस्तान के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर रखा हुआ है और ये राजा अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। और राजा अशोक कौन है इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज का यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज यूज किया गया है। टॉप यानी ऊपर का जो इलाका है यहाँ पर क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का यूज हमें देखने को मिलता है। अगर आप नीचे के इलाके में देखोगे यानी ये वाले पोर्शन पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन पे, तो आपको अरामाइक लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया, ये एकदम फैक्चुअल पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजा अशोक के द्वारा जो एक अभिलेख है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कंधार के अंदर। और कंधार के अंदर जो हमें अभिलेख मिलता है, कंधार बेसिकली अफगानिस्तान में है, ये अभिलेख दो दो भाषाओं में लिखा गया है। एक ही अभिलेख दो भाषाओं में, ऊपर का पोर्शन ग्रीक में और नीचे का पोर्शन अरामाइक भाषा में लिखा गया है। और ग्रीक और अरामाइक क्या है, एक प्रकार की भाषा है, लिपि है। इसी के साथ साथ देयर वर मैनी अदर थिंग दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और इसी प्रकार की और भी अन्य जो चीजें हैं उनका प्रयोग किया गया और उसके ऊपर लिखा गया। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करता है, जो बेसिकली इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करता है जो आदमी, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हु इज आर्कियोलॉजिस्ट? दोज हु स्टडी द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन एंड अदर मटीरियल ऑफ द पास्ट। आप इसको लिख लीजिए, दोज हु आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन who study the manuscript, inscription and the other material past is called as archaeologist, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स। ये आमतौर पर जो बिल्डिंग के रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसके साथ स्टोन, ब्रिक, फिर इसी के साथ पेंटिंग, स्कल्पचर, स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति, इन सभी का ये अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सकावेशन। ये अब दूसरा वर्ड आ गया कि व्हाट इज एक्सकावेशन, ठीक है। एक्सकावेशन का मतलब होता है टू डिग आउट या डिग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस है उसके
अर्थ का जो सरफेस है उसको डिग करना, उसको खोदना बेसिकली क्या है, एक्सकवेशन कहलाता है। ठीक है, टू फाइंड आउट टूल्स। अब यहाँ पर जब जमीन खोदोगे तो कई बार जो जमीन पहले पुराने पूर्वज रहे होंगे उस बेसिकली उस स्थान पर रहे होंगे, उनके द्वारा प्रयोग किए गए टूल्स, वेपन, पोट्स, पैन यानी बर्तन, पोट्स यानी जो मटके, इसके अलावा वेपन यानी हथियार, ऑर्नामेंट यानी आभूषण, कॉइन यानी सिक्के, इन सभी को क्या करते हैं, एक्सकवेट करके ये आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं और निकालने के बाद अध्ययन करते हैं। इसी के साथ साथ आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ये आमतौर पर स्टोन के बने होते हैं, कुछ हड्डी के बने होते हैं, कुछ ब्लैक क्ले यानी काली मिट्टी, बेक्ड क्ले यानी कुछ पकी हुई मिट्टी के, और कुछ मेटल यानी धातु के यानी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इन सभी चीजों के भी बने हो सकते हैं। तो जो कि क्या है, बहुत समय तक सरवाइव कर सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है ये ज्यादा समय तक जमीन के नीचे रह सकते हैं, इसी वजह से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर, पत्ते के ऊपर लिखा हुआ होगा और वो जमीन के नीचे खोद के डाला होगा तो वो सड़ गया होगा अब तक। लेकिन जो इन सभी चीजों के बनाई हुई चीजें हैं वो क्या है, आज भी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इसका आप एक उदाहरण देख सकते हो, इमेज के अंदर ये पोट यानी मटके का एक इमेज है, इसी के साथ सील एक इमेज है। सील बेसिकली क्या है, ये मुहर होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हम करेंगे आगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन वस्तुओं के साथ साथ जो हड्डी है उनका भी अध्ययन करते हैं। अब ये बोन एनिमल और बर्ड, फिश, यहाँ तक कि ह्यूमंस के भी हो सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर एनिमल का बोन मिलता है तो पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार का जानवर उस समय रहा करता था। आदमी की हड्डी जमीन के नीचे से मिली है तो उसके बारे में पता चलेगा कि हाँ पहले आदमी की हड्डी इस प्रकार की हुआ करती थी, आज इसकी हड्डी इस प्रकार की होती है। तो मानव के अंदर भी क्या परिवर्तन आया इसका भी वो पता लगाते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द पास्ट। और इन सभी बोन के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों ने क्या खाया होगा। ठीक है, जब बहुत सारी बड़ी मात्रा में एक ही स्थान पर मछलियों की अगर हड्डियां मिलती है तो नॉर्मल सी बात है सारी मछलियां तालाब की एक ही स्थान पर तो आकर मर नहीं गई होंगी। संभवतः उन मछलियों को किसी ने खाया होगा और खाने के बाद हड्डियां एक गड्ढे में या किसी एक स्थान पर डाल दिया होगा, तो उनके खाने के बारे में पता चलता है। प्लांट रिमेन सर्वाइव मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन द कैटर्ड फॉर्म। बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, ज्यादा समय तक नहीं रहते, और अगर उनके जो बीज हैं वो जल करके राख बन गए हैं और राख के रूप में वो जमीन के नीचे धसे हुए हैं तो वो हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनका कार्बनिक एलिमेंट तो निकल चुका है और वो क्या है, एक राख है। लेकिन उस राख के माध्यम से भी जो इतिहासकार हैं वो बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि ये बीज किसका है। ठीक है, इस बीज की क्वालिटी क्या है, बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड का डिस्कस कर लिया, आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकावेटर। ठीक है, एक्सकवेटर बेसिकली इन सभी चीजों को एक्सकवेट करता है, एक्सकवेट करने के बाद ये सारी चीजों को अध्ययन करता है। अब एक दूसरा वर्ड हमें देखने को मिलता है, हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन बेसिकली क्या है, जितना भी उसको मटेरियल सोर्स मिला है उन मटेरियल सोर्स का वो क्या करता है, अध्ययन करता है, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी के द्वारा प्राप्त जो मटेरियल है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो उसको मटेरियल दिया है उस मटेरियल का यूज करके वो क्या करता है, पास्ट को लिखता है, उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो कि पुराने जमाने में क्या हुआ उसका पता बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि क्या है, वन पास्ट और मैनी। अब यहाँ पर आपने किताब की शुरुआत में ही एक टाइटल देखा होगा, आवर पास्ट, हमने अभी देखा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं आवर की जगह हम कह सकते हैं
योर पास्ट, ठीक है, एंसेस्टर्स पास्ट यानी हमारे पूर्वजों का पास्ट। अब आवर पास्ट क्यों कह रहे हैं? देखो आवर एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब प्लूरल वर्ड हम इस वजह से यूज करते हैं, यानी बहुत तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट फॉर जो हिस्ट्री होती है, जो पास्ट होता है वह डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक राजा है, उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाए, उसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें पता चला। राजा के साथ एक रानी होगी, उस रानी के बारे में भी हमें उस इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पता चल सकता है। लेकिन कई बार क्या है, जो वहाँ पर फिशरमैन होंगे, फिशरमैन के अलावा जो फार्मर्स होंगे, फार्मर्स के अलावा जो लेबर होंगे, लेबर के साथ साथ और अन्य जो कैटेगरी होगी, आर्टिजन्स हम कह सकते हैं, उन सभी की भी तो अपना एक इतिहास होगा। तो देखो राजा का अपना इतिहास है और राजा के वाइफ का अपना अलग इतिहास है, यानी इन दोनों का इतिहास। और राजा के साथ में काम करने वाले कोर्टिजन्स होते हैं, कोर्टिजन्स यानी जो राज दरबार में काम करने वाले होते हैं, उनका अपना एक अलग इतिहास है। फार्मर और इन सभी जो मार्जिनलाइज सेक्शन पे हैं उनका अपना अलग इतिहास है। तो इतिहास आप देख रहे हो, एक इधर इतिहास हुआ, एक इधर इतिहास हुआ, दूसरा इतिहास इनका इतिहास हुआ। तो हर एक का इतिहास अपना अलग है, इसी वजह से हम कह रहे आवर पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन का, मर्चेंट का, मर्चेंट के साथ साथ फार्मर्स का, फार्मर के साथ साथ हर्डर्स यानी चरवाहों का, हर किसी का अपना अलग इतिहास होता है। क्वीन और जो किंग है उनके अपने अलग इतिहास होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे। और ये चीज हम आज के समय में भी देखते हैं। क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन को यानी काम को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड में जाओगे तो वहां पर क्या है, फैक्ट्रियां नहीं होती, वहां पर क्या है, बड़े बड़े खेत नहीं होते। वहां पर क्या होता है, लोग अपना भोजन जुटाने के लिए आमतौर पर फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं या कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ आज के समय में आप यहीं पे देखोगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में, तो वहां पर फैक्ट्री और बाकी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो लगभग डिटेल फॉर्म में हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में एक चीज देख लेते हैं। आप यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में हम जितना भी पढ़ेंगे वो क्या है, आप देखेंगे वहां शब्द यूज किए जाएंगे एडी, ठीक है, या फिर कई जगहों पर लिखा होगा बीसी, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर यह भी लिखा हो सकता है बी सी ई, ठीक है। अब ये जितने भी मैं शब्द बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक लाइन से समझते हैं। मान लीजिए ये पूरी की पूरी एक लाइन है, यहाँ पर आप खड़े हैं और आज का समय चल रहा है 2026। अब 2026 से पहले भी तो कोई ना कोई समय होगा जब कैलेंडर बना। कैलेंडर मान लीजिए इस दिन बना। अब मान लीजिए आज से 2026 साल पहले अगर कैलेंडर बना, तो क्या कैलेंडर बनने से पहले कोई लोग नहीं रहते होंगे? क्या वहां पर समाज नहीं होता होगा? रहता होगा। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी समय जा रहा है इसको हम क्या करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। अब प्लस वाले को हम बिना प्लस का निशान लगाए भी लगा रखें तो चलेगा, ठीक है। अब यानी माइनस का मतलब क्या है, माइनस 100 साल, फिर ठीक है। अब इसी के साथ 2026 से और पीछे जाओगे तो ये हो गया माइनस 200 साल। इसी के साथ साथ अगर आप इस प्रकार से और आगे जाओगे तो माइनस 300 साल, ठीक है, माइनस 300 साल। इसी प्रकार से जाओगे तो और ये पीछे गिनती चलती रहेगी। तो यहां पर हमने क्या किया कि ये जो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कैलेंडर का जो निर्माण है वो एन्नो डोमिनी पर हुआ। एन्नो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट,
ये एक बात क्लियर हो गई। तो इसी वजह से हम इसको एडी बोलते हैं और एडी की फुल फॉर्म है एन्नो डोमिनी। अब बात करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जितना भी टाइम पीरियड गया इसको हम एडी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जितना भी टाइम गया पीछे, ठीक है, इसको हम बीसी से डिनोट करते हैं। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कैलेंडर के बनने से पहले। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि कई लोगों ने कहा भाई ये धार्मिक हो रहा है मामला। अब धार्मिक मामला हो रहा है तो इसी वजह से हमने क्या किया, बिफोर क्राइस्ट की जगह हम क्या बोलने लग गए, इसी एरिया को बीसीई, यानी बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, जिसके अंदर धर्म का एंगल नहीं रहा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्लस में है यानी कैलेंडर बनने के बाद से उसको एडी कहते हैं और इससे पहले के टाइम को बीसी या बीसीई। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एडी का, एन्नो डोमिनी का, फिर उसके बाद बीसी का, बीसीई का, बिफोर कॉमन ईरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई नज़र आएगी। साथियों ये पुराने ज़माने की एक स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और डेसिफेरमेंट नॉन, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है डेसिफेरमेंट, इसका लास्ट में जाते जाते मतलब बता देता हूँ। देखो जो पुराने जमाने में ये लिखा गया है, ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना जिसमें बहुत सारे चित्र बने हैं, ये पुराने जमाने की लिखाई है और आप यहाँ पर आज के जमाने की लिखाई देख सकते हो, PTOLM, ये सारी चीजें। तो बेसिकली क्या है, इसी को हम कहते हैं डेसिफेरमेंट। डेसिफेरमेंट का मतलब आज की जो लिखावट है उसके आधार पर जब हम पुराने जमाने की लिखावट का अध्ययन करें उसी को हम डेसिफेरमेंट कहते हैं। या फिर जो पुराने जमाने में कोई चीज लिखी गई है उसका पता लगाना ही क्या है, डेसिफेरमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, लैंग्वेज विच वर यूज्ड, यहाँ पर इसको आप लिख लीजिएगा अलग से कहीं। देखो लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव बीन चेंज्ड ओवर द टाइम। ठीक है, हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड एंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। देखो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है, हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड इन द मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, इट इज कॉल्ड एज डेसिफेरमेंट। जो मैं बोल रहा हूं वो डेफिनेशन आप नोट करके रख लीजिएगा। हाउ डू scholar understand what has been written in manuscript and in inscription, it is called as decipherment। किसी इंस्क्रिप्शन या मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा गया है इसी को ही डेसिफेरमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये जो हमने स्क्रिप्ट अभी ऊपर देखी वो क्या है, लगभग 5000 साल पुराना इजिप्ट का ये पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को भी अपने आप लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऊपर हमने लगभग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। ट्रैवलिंग क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हिस्टोरियन क्या होता है, सोर्स क्या होते हैं, सोर्स के टाइप क्या है, और लास्ट में डेसिफेरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने देखा, इस प्रकार से हमें यहाँ पर नजर आता है। साथियों लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज बता दें, एनसीईआरटी को पढ़ने का ठीक तरीका। एनसीईआरटी को पढ़ने का ठीक तरीका यह है, एनसीईआरटी की किताब आपके पास हो और उसके ऊपर आप हाईलाइट करते जाएं जो कि आपको क्या है लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप अगर रिटर्न नोट्स भी बनाना चाहते हो तो रिटर्न नोट्स भी आपको ऐसे बनाना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो व्हाट का मतलब ये पूरा हेडिंग लिखा, हेडिंग के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हंटिंग, हर्डर, फर, ये सारी चीजें क्या है एकदम बुलेट पॉइंट में शॉर्ट आप लिख सकते हो। वेयर डिड पीपल लिव, सिर्फ आप ये लिख सकते हो इन इन स्थानों पे हंटर गैदरर और ये सारी चीजें।
ठीक है। यहाँ पर सुलेमान किरथार रेंज के अंदर बेसिकली वीट, बार्ले और विलेज, ये सारी चीजें। अब ऐसा नहीं है कि पूरा आप लिखते जाएं, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना। अगर आप वन पेजर नोट बना रहे हो तो सिंपल सा आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा सुलेमान एंड किरथार रेंज, फिर उसी के सामने लिख दिया वीट और बार्ले, और वीट और बार्ले के बाद हमने उस ब्रैकेट में लिख दिया 8000 साल पहले। अब इसी के बाद हमने लिख दिया कि रेयरिंग ऑफ, इसी के फिर ठीक नीचे वीट और बार्ले का हमने यहाँ पर क्या देखा, खेती कर रहे हैं, और रेयरिंग यानी एनिमल, और रेयरिंग एनिमल के साथ साथ यहाँ पर सामने लिख दिया विलेज। ठीक है, पूरा नहीं कुछ भी लिखना, सिर्फ और सिर्फ विलेज, रेयरिंग एनिमल, फिर उसके बाद कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद वीट बार्ले कब कल्टीवेट किया रहा, 8000 साल पहले। ऐसे ऐसे शॉर्ट पॉइंट में आपको चीज़ों को लिखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आप जो बाकी वीडियोस हैं उसको देखना ना भूलिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।